आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आमाशय के बारे में और ग्रासनाल के बारे में। ठीक है, ये देखिए ग्रासनाल पूरा हो रहा है यहाँ पर, और ये आमाशय बताया था जिसमें मैंने 3 पार्ट बताए थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है या आज जो अपन अध्ययन करेंगे वो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम कह रहे होते छोटी आंत। देखिए, जो छोटी आंत होती है ये पाचन तंत्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। डाइजेशन के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है वह हमारे शरीर में छोटी आंत करती है, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, जिसमें भोजन का लगभग पाचन होता है और अवशोषण होता है। ठीक है, ये जो छोटी आंत वाला भाग होता है इसमें क्या होता है? अधिकांश, क्या बता दोगे? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन तथा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली छोटी आंत होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है, पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अधिकांश भोजन का पाचन होता है और फिर पचे हुए अधिकांश भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, यह जो छोटी आंत होती है ये आमाशय के, किसके? आमाशय के पाइलोरिक वाले पार्ट से लेकर, पाइलोरिक पार्ट से लेकर बड़ी आंत तक फैली होती है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं। बड़ी आंत तक फैली होती है। ठीक है, कहां से शुरू होती है? देखो आप यहां से, ये वाला जो आमाशय का पार्ट अपन देख रहे थे अभी, इस आमाशय के पार्ट में देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको तो हम क्या कह रहे होते हैं? कार्डियक पार्ट कह रहे होते हैं। ये बीच वाला क्या होता है? फंडिक पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कह रहे होते हैं पाइलोरिक। कौन सा वाला पार्ट? पाइलोरिक। पाइलोरिक का मतलब होता है जठर निर्गमी। जैसे ये वाला भाग है ग्रासनाल, यहां से यहां भाग भोजन क्या करेगा? प्रवेश, तो इसको हम जठर आगमी भाग कह देंगे। यहां से ये छोटी आंत में भोजन निकल के जाएगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा, तो इसको कह रहे होते हैं जठर निर्गमी भाग। ठीक है, तो देखिए इस जठर निर्गमी भाग से लेकर के ये छोटी आंत कहां तक फैली होती है? बड़ी आंत तक फैली होती है, अर्थात छोटी आमाशय के पाइलोरिक वाले पार्ट से लेकर के कहां तक फैली होती है? बड़ी आंत तक। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य पाए जाने वाले जो आंत का पार्ट होता है या आहार नाल का भाग होता है वही क्या कहला रहा होता है? छोटी आंत, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज ये आती है कि ये जो छोटी आंत होती है इस छोटी आंत को हम कितने पार्ट्स में बांट रहे होते हैं? 3 पार्ट्स में। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो अपने को यहां पर बताने हैं। वो 3 पार्ट्स, एक जो पार्ट होता है उसको हम कह रहे होते हैं डियोडिनम, जिसको कहा जाता है हिंदी में गृहिणी। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कह रहे होते हैं जेजुनम,
और इसको कह रहे होते हैं अग्र क्षुद्रांत। और जो तीसरा पार्ट होता है इसको कहा जाता है इलियम, और इसको हम कह रहे होते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, कितने भागों में आपने बांटा इसको, छोटी आंत को? देखिए अभी मैं बता रहा था यहां से लेकर के, और ये सारा पार्ट जो यहां तक पड़ा हुआ है ये कौन सा भाग कहला रहा होता है? छोटी आंत। इसमें देखिए ये पहला वाला पार्ट ग्रहणी हो गया, दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर ये अग्र क्षुद्रांत जिसको क्या कह देंगे? जैजुनम कह देंगे। तीसरा वाला भाग इलियम होता है जिसको क्या कह रहे होते हैं? क्षुद्रांत कह रहे होते हैं। अर्थात जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कितने भागों से मिलकर के बनी होती है? 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। एक इसमें ग्रहणी वाला भाग होता है, दूसरा अग्र क्षुद्रांत या जैजुनम वाला भाग होता है या पार्ट होता है, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कह रहे होते हैं इलियम या क्षुद्रांत वाला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इलियम वाला पार्ट है, ये जो इलियम वाला पार्ट होता है, ये इलियम वाला पार्ट काफी छोटा होता है, यू आकार का होता है। आप देख लीजिए ये यहाँ पर जो यू आकार का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक, इस यू वाले पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं? ग्रहणी कह रहे होते हैं। अर्थात छोटी आंत का यू शेप्ड भाग या यू आकार का पार्ट क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ठीक है, कैसा आकार दिखाई दे रहा है इसका? यू जैसा दिखाई दे रहा होता है, छोटा पार्ट होता है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, और अधिकांश जो भोजन है वो इसी पार्ट में या इसी भाग में पचाया जाता है। अर्थात भोजन का जो अधिकांश भाग है वो कहां पर पचाया जा रहा होता है? इसी ग्रहणी वाले भाग में पचाया जाता है। और इस ग्रहणी वाले भाग में एक विशेषता ये है कि इसके बीच में देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पत्ती के आकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम आग्नेयाशय ग्रंथि कह रहे होते हैं, ये भी इसी यू वाले भाग में, ग्रहणी वाले भाग में खुल रही है। और इधर से ये पित्तवाहिनी पित्तरस लेके आ रही है, ये भी इसी वाले भाग में खुल रही होती है। यहाँ पर ओडाई का स्फिंक्टर होता है, अर्थात ये दोनों से जो यहाँ रस बनता है पित्तरस और आग्नेयाशय रस, ये यू वाले पार्ट में चला जाता है। और उस आग्नेयाशय रस के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं। वे पाचक एंजाइम जो प्रोटीन को पचा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचा रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि वो वसा को पचा रहे होते हैं। वो सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। कहाँ से आते हैं? ये आग्नेयाशय रस के द्वारा आ रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत का जो डियोडिनम या ग्रहणी वाला भाग जो यू आकार का होता है और छोटा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें अधिकांश पाचक रस आते हैं। पाचक रस इसमें कहां से आ रहे होते हैं? आग्नेयाशयी रस के रूप में आग्नेयाशयी ग्रंथि से, यकृत से पित्तरस के रूप में। पित्तरस में हालांकि कोई पाचक एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन को पचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रहणी वाले भाग में ही एंजाइम की सहायता से भोजन को पचाया जाता है। अर्थात अधिकांश जो भोजन का पाचन है वो कहां पर होता है? ग्रहणी वाले भाग में। अतः इसी भाग में पाचन क्रिया होती है। कौन से वाले भाग में? ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो है क्षुद्रांत, जिसको हम कह रहे होते हैं जैजुनम। अग्र क्षुद्रांत कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। ये कम कुंडलित होता है और इस वाले पार्ट्स में जो भोजन यहाँ पर पचाया जाता है
उस भोजन का अधिकांश क्या किया जाता है, अवशोषण। ठीक है, इसका मतलब जेजुनम लगभग कितना लंबा होता है, यह लगभग 1 मीटर लंबा एवं कम कुंडलित भाग होता है, जहां पर पाचित भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अब छोटी आंत का कौन सा वाला पार्ट बच गया, आप देखिए छोटी आंत का तीसरा पार्ट बच गया, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं इलियम, क्षुद्रांत कह रहे होते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.75 मीटर होती है, अर्थात यह लगभग 1.25 मीटर लंबा होता है। यह लगभग 1.75 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए उन पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जिसका अवशोषण किसमें नहीं होता, जेजुनम में। आते हैं यहां पर पित्त लवण एवं विटामिन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, किसका अवशोषण, बाइल सॉल्ट्स और विटामिन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों भाग किसमें हेल्प कर रहे होते हैं, भोजन के पाचन और भोजन के अवशोषण में। यह जो क्षुद्रांत वाला भाग है, ये कहां पर जुड़ जाता है, बड़ी आंत में जुड़ जाता है, और बड़ी आंत में किससे जुड़ जाता है, सीकम वाले भाग से। ठीक है, इसीलिए देखिए ये कहा जाता है कि जो छोटी आंत होती है, ये पाचन तंत्र का मुख्य अंग होती है, जिसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है डियोडिनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलियम। ग्रहणी ये यू आकार का पार्ट होता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकांश भोजन इसी वाले पार्ट में पचाया जाता है, क्योंकि अधिकतर जो पाचक रस हैं अग्न्याशय रस के द्वारा यहीं पर आ रहे होते हैं, तो एंजाइम की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन को पचा लिया जाता है। इसके बाद जेजुनम, जो लगभग 1 मीटर लंबा कम कुंडलित भाग होता है, जहां पर पाचित भोजन का अवशोषण होता है। अधिकांश जो पचा हुआ भोजन है वो इलियम के कौन से वाले भाग में, अग्र भाग में, जेजुनम वाले भाग में पचा लिया जाता है, जिसे मैंने देखो ये बना रखा है। ये कौन सा वाला भाग है, ये तो यू वाला ग्रहणी हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहला रहा होता है, जेजुनम, या इसको कह रहे होते हैं अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट, छोटी आंत के अंतिम भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, इलियम कह रहे होते हैं। और छोटी आंत का अंतिम भाग जो इलियम होता है, लगभग 1.75 मीटर लंबा होता है। इसमें अधिकतर उन पदार्थों को अवशोषित किया जाता है जिन्हें जेजुनम में अवशोषित नहीं किया गया होता, अर्थात अधिकतर जो पित्त लवण होते हैं और अधिकतर जो विटामिन होते हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इलियम वाले पार्ट में। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
अर्थात इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? बड़ी आंत से जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, ये कहां पर खुल रहा है? बड़ी आंत में। इसलिए इसके बाद कौन सी आंत को पढ़ेंगे? बड़ी आंत को। छोटी आंत यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी आंत शुरू होती है? बड़ी आंत, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं। अब देखिए यहां पर अपन लार्ज इंटेस्टाइन को लेते हैं। ठीक है, कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कैसी होती है? अतिरिक्त चौड़ी होती है। कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख लीजिए ये इंटेस्टाइन पतली है और ये इसके कंपैरिजन में कैसी दिखाई दे रही है? काफी चौड़ी दिखाई दे रही होती है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत कहा जाता है। कौन सी आंत? बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब बड़ी आंत की बात आती है तो सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं कि जो छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम होता है ये बड़ी आंत में खुल जाता है। बड़ी आंत के कौन से वाले भाग में खुल जाता है? सीकम वाले भाग में, जो छोटा होता है उंडुक जिसको कह रहे होते हैं, या अंधनाल भी कह रहे होते हैं। और ये जब यहाँ खुलता है तो ये कौन सी आंत यहां से काउंट हो जाती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक कॉलन होती है बृहदांत्र, और एक इसके बाद में कौन सा होता है बताओ? सीकम उंडुक, और तीसरा भाग होता है मलाशय। अर्थात जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई लगभग 1.3 से 1.5 मीटर तक होती है। और इस बड़ी आंत में अधिकांश जो भोजन है उसका पाचन नहीं हो रहा है। पाचन तो कहां पर हो गया? छोटी आंत में। इसमें अधिकतर जो बड़ी आंत है इसमें क्या किया जा रहा होता है? जो जल होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे जीवाणु होते हैं। वे जीवाणु क्या करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड भोजन आता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, उस अनडाइजेस्टेड भोजन का फर्मेंटेशन करके और वो पाचन में हेल्प कर रहे होते हैं। जनरली इसका जो काम होता है वो पानी या जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। क्या करना होता है? खनिज एवं जल का अवशोषण करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए बड़ी आंत को जब आप बताओगे तो कहां से शुरू करोगे? इस वाले भाग से, यहां से शुरू करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा और ये वाला पार्ट पूरा, यहां तक की कौन सी आंत आती है? बड़ी आंत आती है। अर्थात हम क्या कह रहे होते हैं कि इसमें मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें खनिज लवणों के अवशोषण के साथ साथ कि इसमें कुछ जीवाणु होते हैं। इसमें कुछ जीवाणु होते हैं। ठीक है, जो या अपचित भोजन का फर्मेंटेशन करके
पाचन को सरल बनाते हैं, सरल बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि जो बड़ी आंत होती है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जैसे छोटी आंत को भी आपने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। वैसे ही हम बड़ी आंत को भी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से मिलकर के, 3 भागों से मिलकर बनती है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक पार्ट होता है इसमें सीकम, जिसको हम अंधनाल भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कह रहे होते हैं बृहदांत्र, या इसको हम कॉलन भी कह देते हैं। और तीसरा पार्ट होता है जिसको कह रहे होते हैं रेक्टम या मलाशय। ठीक है, रेक्टम या क्या बोलेंगे इसको? मलाशय। ये क्या होता है? कॉलन। और ये होता है सीकम, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? अंधनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट होता है इसको फर्दर भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक इसमें कौन सा वाला भाग होता है जिसको हम आरोही बृहदांत्र कह रहे होते हैं? एक होता है अनुप्रस्थ, ये सबसे बड़ा होता है, और एक होता है अवरोही। ठीक है, ये देखिए आरोही हो गया, आरोही बृहदांत्र, ये अनुप्रस्थ बृहदांत्र हो गया, और ये अवरोही बृहदांत्र हो गया। ठीक है, और ये अंत में क्या है? आपका रेक्टम या मलाशय। इसका मतलब कितने भागों में बांट दिया आपने इसको? बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक सीकम, दूसरा क्या बता दिया? कॉलन, और तीसरा रेक्टम। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए आप, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा वाला भाग? ये यहां पर इलियम, ये बड़ी आंत में खुला है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट होता है छोटा सा, इसको हम कह रहे होते हैं सीकम, या इसको कह रहे होते हैं अंधनाल। और अंधनाल में ये इलियम खुलता है। यहाँ पर जो इलियम का अपर्चर अंधनाल में खुलता है, उस अपर्चर का नाम होता है इलियोसीकल बाल्ब, अपर्चर के ऊपर। और वो इलियोसीकल बाल्ब यहाँ से क्या करता है? जो भोजन होता है उस भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आने देता है, लेकिन बड़ी आंत से भोजन को छोटी आंत में वापस जाने से रोक देता है। ये सीकम पूरी तरह से मनुष्य या ह्यूमन में कैसा होता है? अवशेषी होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता। और इसी के पिछले वाले भाग से लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी एक अंगुली की समान प्रवर्ग या फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं, जिनका डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। और इसको हम क्रम रूपी परशेषिका या इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे होते हैं। ये भी पूरी तरह से कैसा होता है? अवशेषी होता है, अर्थात इसका भी कोई काम नहीं होता। लेकिन कभी कभी जब इसमें एबनॉर्मल या असामान्य वृद्धि हो जाती है तो ये मांसपेशियों में गढ़ना या धंसना प्रारंभ कर देता है। इस कारण से बहुत ही ज्यादा पेन या दर्द होने लगता है, जिसे हम अपेंडिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अपेंडिक्स बोल देते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये जो सीकम वाला भाग है ये किस में खुल जाता है? बृहदांत्र या कॉलन में खुलता है। बृहदांत्र या कॉलन बड़ी आंत का बड़ा भाग होता है, काफी इसमें चौड़ा होता है। बीच में ये जो लाइन सी दिखाई दे रही होती है ये टीनी होते हैं। बाहर की तरफ ये उभार दिखाई दे रहे होते हैं, इनको हॉस्ट्रा कह रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर सरफेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉलन होता है इसको कितने भागों में बांट लिया जाता है? 3 भागों में। एक आरोही भाग जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, एक अनुप्रस्थ भाग जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, एक अवरोही भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन
इसी के साथ साथ एक यहाँ पर ये डेसेंडिंग पार्ट कॉइल्ड होता है, ये इसकी लंबाई भी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर जोड़ ली जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। और वो 3 भाग सीकम, बृहदांत्र और क्या बता दिया मैंने, मलाशय। सीकम मैंने अभी आपको बताया, कॉलम मैंने आपको बताया। ये वाला भाग क्या होगा, आरोही। ये वाला भाग क्या होगा, अवरोही, जो लंबा होता है, ये क्या नाम है, अनुप्रस्थ। और ये वाला भाग क्या होता है, अवरोही, मींस नीचे की तरफ। और ये वाला भाग यहाँ पर क्या होगा, मलाशय, ठीक है। अब देखिए सबसे जो अंतिम भाग है बड़ी आंत का, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, मलाशय कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय। अर्थात बड़ी आंत के अंतिम भाग को मलाशय कहा जाता है या रेक्टम कहा जाता है। और इस रेक्टम में किसको धकेला जाता है, इस रेक्टम में मल को धकेला जाता है या फीकल मैटर को धकेला जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या एकत्रित होता रहता है, मल एकत्रित होता रहता है। पाचन के बाद जो शेष अपचित या अनडाइजेस्टेड पदार्थ बचते हैं, उसके साथ मृत जीवाणु, उसके साथ मृत श्लेष्म कोशिकाएं, उसके साथ मृत उपकला कोशिकाएं, ये सब मिलकर के क्या बना रही होती हैं, मल या फीकल मैटर बनाती हैं। और वो मल कहां पर धकेल दिया जाता है, कॉलन से ये मलाशय में धकेल दिया जाता है। और जब कॉलन से ये मलाशय में धकेला जाता है तो मलाशय के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वहां पर दाब क्रिएट हो जाता है। उस दाब के द्वारा इसको समय समय पर डिस्चार्ज किया जाता रहता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो मलाशय होता है ये एक अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। देखो ये अपर्चर दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर हम नाम दे रहे होते हैं एनस, या इसका नाम होता है एनाल अपर्चर। इसको हम कह रहे होते हैं गुदा। और इस गुदा के दोनों तरफ या चारों तरफ पेशियों से बनी हुई अवरोधनी पाई जाती है। एक आंतरिक अवरोधनी होती है जिसको हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और एक बाह्य अवरोधनी होती है जिसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर कह देते हैं। एक यहाँ पर आंतरिक है, चिकनी पेशियों से बना होता है, और एक बाह्य होता है, ये रेखित पेशियों से बना होता है। जब यहाँ पर मलाशय में मल इकट्ठा होता है और मल का दबाव मलाशय की दीवारों पर पड़ता है, तो इस दाब के कारण या यहाँ पर प्रतिवर्त के कारण, क्योंकि ये तंत्रिकी क्रिया है, तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रियाएं उत्पन्न होने के कारण जो ये एनाल अपर्चर होता है ये खुल जाता है। और उसके द्वारा जो फीकल मैटर या मल पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मलाशय तक आप क्या करते हो, बड़ी आंत को कंप्लीट कर देते हो। बड़ी आंत कहां पर पूरी होती है, जब वो एनस के द्वारा मलाशय के रूप में बाहर खुलती है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी बात हो तब आप यहां पर सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर जो सीखम है मैंने क्या बताया था, इसे अंधनाल भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अंधनाल भी कह देते हैं, ठीक है। और यह कैसा होता है, अवशेषी होता है, अवशेषी होता है। देखिए बहुत सारी किताबों में इसके फंक्शन दिखा रखे हैं, फंक्शन इसके नहीं है। ये कैसा होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और इसके नीचे की तरफ मैंने बताया था एक लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी क्या निकली रहती है, क्रम रूपी परिशेषिका। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतनाल से एक क्रम रूपी परिशेषिका लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है, परिशेषिका लगी होती है। और ये भी क्या होती है, ये भी यहां पर वेस्टिजियल होती है, इनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने अभी अभी बताया था कि कभी कभी इसमें असामान्य वृद्धि हो जाती है, और उस असामान्य वृद्धि के कारण
क्या होगा, ये मांसपेशियों में धंसना प्रारंभ हो जाती है, जिससे पेन क्रिएट हो जाता है या दर्द होने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात कॉलन वाला भाग, ये सीकम वाला भाग कहां पर खुल जाएगा कॉलन में? मैंने आपको बताया था जहां पर सीकम और इलियम खुलते हैं यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को हम क्या कह रहे होते हैं? इलियोसिकल वाल्व। ये इलियोसिकल वाल्व क्या करता है? भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आने देता है, बड़ी आंत से छोटी आंत में वापस नहीं जाने देता। इसके बाद ये सीकम किसमें खुल जाएगा? कॉलन में। और कॉलन मैंने बताया था कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। एक इसमें आरोही भाग होता है, दूसरा अनुप्रस्थ भाग होता है, तीसरा अवरोही भाग होता है। सीकम से ऊपर की तरफ ये जाता हुआ जो बड़ी आंत का भाग है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? एसेंडिंग कॉलन कह रहे होते हैं। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? आरोही बृहदांत्र कह रहे होते हैं। और जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होता है, इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स कॉलन कहा जाता है, जो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ जो डेसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन है, इसको हम अवरोही कह रहे होते हैं। इसकी लंबाई लगभग यहाँ पर कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और ये कहां पर जाके खुल जाता है? मलाशय में। और मलाशय एनस के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। किसके द्वारा? एनस के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो भी मल या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओके।